गुड मॉर्निंग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। ये कक्षा 12 के बच्चों को टारगेट करके फिजिक्स की क्लास बनाई जा रही है। कल हम लोगों ने सीखा कि सेल कितने तरह के होते हैं, उनका संयोजन किस तरह से हम कर सकते हैं, क्या फ़र्क होता है सेल और बैटरी में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट और 2 प्रूफ भी। आज हम लोग उसके आगे की बात कर रहे हैं। सेलों से रिलेटेड एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रूफ है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम विद्युत परिपथों के लिए बनाया जाता है। क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का 2 नियम है, एक एक करके हम लोग दोनों देखते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग धारा का नियम या फिर आवेश संरक्षण का नियम बोल सकते हैं। धारा का नियम बोला जाता है या फिर आवेश संरक्षण का नियम बोला जाता है, या इसको संधि का नियम बोलते हैं, संधि का नियम। तो आपको जिस भी नाम से पूछा जाए एग्जाम में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्या एक्चुअल में किरचॉफ का नियम। इसको देखते हैं। किसी भी परिपथ का संधि स्थल, संधि किसको बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट, जहां पर एक से ज्यादा धाराएं आ रही हों और बाहर की ओर जा रही हों। तो परिपथ के किसी भी संधि स्थल पर जितनी भी धाराएं आती हैं, मान लेते हैं ये बहुत सारी एक तार आए हैं किसी पॉइंट पर, और इसमें से कुछ धारा अंदर आई है, कुछ धारा बाहर जा रही हैं। आठ धाराएं हैं, आठों का डायरेक्शन अलग अलग है। आठों धाराएं जहां पर आकर मिलती है, इसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट, संधि स्थल। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता क्या है, कहता है कि किसी भी परिपथ के संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जितनी भी धारा हैं वो धारा और उनका अलजेब्राइक सम, बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब ध्यान से समझिए। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि जो भी धाराएं हैं वो अपने डायरेक्शन सेंस के साथ ली जाएंगी। मतलब अगर वो अंदर आ रही हैं तो उनको पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर बाहर जा रही हैं तो उनको नेगेटिव साइन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने इस चित्र के लिए बनाना चाहें तो I1 अंदर आ रहा है, पहले लिख लेते हैं चिन्ह बाद में। I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, सारे लोगों का सम 0 होगा। अब सम नॉर्मल प्लस नहीं लगाना है, अलजेब्राइक सम करना है, बीजगणितीय योग करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। I1 अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, कुछ नहीं तो पॉजिटिव ही है। I2 भी अंदर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव। I3 बाहर तो नेगेटिव। I4 बाहर, ये भी नेगेटिव। I5 अंदर पॉजिटिव, I6 अंदर पॉजिटिव, I7 बाहर नेगेटिव, I8 बाहर नेगेटिव। ध्यान से देखिए, बन गया बीजगणितीय योग। अगर हम इसमें नेगेटिव सिंबल्स को पक्षांतर करा दें तो क्या बचेगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6, उधर चला जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I7 प्लस I8। अब ये I1, I2, I5 और I6 को ध्यान से देखेंगे तो ये सारी वे धाराएं हैं जो अंदर की ओर आ रही हैं। तो मतलब हो जाएगा I in। I3, I4, I7 और I8 को देखेंगे हम लोग तो ये बाहर जाने वाली धाराएं हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं I out। ये बन जाता है किरचॉफ के पहले नियम का दूसरा स्टेटमेंट। नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ के संधि स्थल पर आने वाली धाराओं का योग, यहाँ पे बीजगणितीय योग बोलना कंपलसरी नहीं है, आने वाली धाराओं का योग परिपथ से संधि स्थल से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब जितनी धारा अंदर आएंगी उतनी ही धारा बाहर जाएंगी। ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, ये आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुविकल्पीय के लिए परीक्षा में आया है बहुत बार। आवेश संरक्षण का नियम किस सिद्धांत में किरचॉफ के संपुष्टि होती है उसकी, तो किरचॉफ के पहले नियम में इस बात की पुष्टि होती है। होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लूप का नियम या पास का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के कॉन्सेप्ट से। ये हमेशा उन जगहों पर लगता है जहाँ पे बंद लूप अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी परिपथ है जिसमें कई सारे प्रतिरोध हैं, और मान लेते हैं एक से ज्यादा बैटरियां लगी हुई हैं, ये बात हुई।
इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए ये हो गया कुछ। यहाँ पे एक प्रतिरोध है R1, एक और प्रतिरोध है R2, एक प्रतिरोध है R3, एक और प्रतिरोध है R4। एक सेल है E1, दूसरी सेल है E2। कल हम लोगों ने चर्चा करी थी सेल के बारे में, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है। यहाँ से धारा निकली I1, यहाँ से धारा निकली I2, दोनों बहते हुए इस जगह पे पहुंची। ये संधि स्थल हो गया, किरचॉफ का पहला नियम लागू हो गया। तो अब आगे जाने वाली कुल धारा कितनी होगी? I1 + I2। फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते ये धारा दोनों में बहेगी, यहाँ पे पहुंची। यहाँ पे पहुंचने के बाद जिससे जितनी धारा ली गई थी वो वापस कर दी जाएगी। I1 इसको वापस, I2 इसको। समझ आ गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो परिपथ बया, एक परिपथ में लूप अगर हम देखना चाहें, बंद स्ट्रक्चर, तो 3 स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। एक आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक नीचे वाला रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक ये पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो नियम क्या कहता है पहले ये जानते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी परिपथ के बंद लूप में प्रत्येक प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा, पहले गुणा उड़ा नहीं करता है, प्रत्येक प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा की गुणनफल का, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। जितना प्रतिरोध हो उसके कॉन्सिक्यूटिव धाराओं से उसका गुणनफल कराइए, का बीजगणितीय योगफल, फिर उनका अलजेब्राइक सम करिए। फिर से ध्यान से समझिएगा, किसी बंद लूप के प्रत्येक प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल हमेशा लगी हुई सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। पूरे परिपथ में आपको सेल नहीं देखनी है, जिस पर्टिकुलर लूप की आप बात कर रहे हैं उसी की हम लोग बात करेंगे हमेशा। उसमें कितनी सेल लगी है, उसमें कितना प्रतिरोध लगा है और उसमें कितनी धारा बह रही है। तो फिर से एक बार नियम को आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे? किसी भी बंद परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का उस प्रतिरोध के साथ गुणा, और उन दोनों का बीजगणितीय योगफल हमेशा उस लूप में लगी सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। वीडियो को स्लो मोशन में करके आराम से सुन लीजिए मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। अब इस चीज को हम अप्लाई कैसे करते हैं जरा हम देखते हैं ध्यान से। सपोज दैट ये पहला लूप है, इसकी हम डायरेक्शन बनाते हैं। जो पहला रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें धारा कैसे बह रही है? इधर से गई ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज बह रही, यू कैन से इन सिंपलीफाइड लैंग्वेज। तो अब रास्ते में आपको कितना प्रतिरोध दिख रहा है? इसको हम लोग लूप 1 ऐसे लिख लेते हैं। चलिए, लूप 1 में आपको कितना प्रतिरोध दिखा रास्ते में? एक मुझे दिखा R1, एक मुझे दिखा R2, एक मुझे दिखा R3। R1 में कितनी धारा बहेगी? I1 + I2। R2 में कितनी धारा बहेगी? I1 + I2। तो R1 मल्टीपल में I1 + I2, R2 मल्टीपल में I1 + I2। R3 में कितनी धारा बहेगी? सिंपल I1। क्या सेल में कोई लगी है परिपथ में? जी हाँ, एक सेल लगी है, उसकी ताकत है E1। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया E1। बेहद आसान है, समझ गए होंगे आप। अब अलजेब्राइक सम करते हैं, बीजगणितीय योगफल। तो जरा ध्यान से देखिए, धारा इस सेल से यहाँ से चलना शुरू होती है, ऊपर गई, इस रास्ते में बहते 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 यहाँ आई, और फिर उसी रास्ते से चल के सेल में मिल गई। क्या ये वैसे ही चल रही है जैसे हमने लूप का डायरेक्शन बनाया है? जैसे हम लूप का तीर बनाए हैं उसी के हिसाब से तो चल रही है ना? तो सारी डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग है, तो ये सब पॉजिटिव ले लिया जाएगा। अब अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तो इसको हल करने पे ये R और E के टर्म्स में कुछ इक्वेशन आ जाएगा। अब यही बात हम अगर लूप नंबर 2 के लिए लगाएं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी समझने में। लूप 2 कौन सा है? नीचे E1 और E2 के लिए अब हम ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकत का है। लेट अस सपोज E1 है, तो अब E1 के हिसाब से हम लोगों ने डायरेक्शन बना ली। जरा यहाँ पे पॉइंट ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लूप नंबर 2 के लिए ध्यान से समझिए बात को। लूप नंबर 2 में कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं? एक है R3, एक है R4। लूप नंबर 2 मतलब मैं छोटे रेक्टेंगल निचले वाले की बात कर रहा हूँ। एक है R3, एक है R4। R3 में बहने वाली धारा कितनी है? I1। R4 में बहने वाली धारा कितनी है? ये देख रहे होंगे I2 आ रही है ऊपर से, I2। रास्ते में कितनी सेल मिली है आपको? E1 और E2, 2 सेल। ये आप समझ गए तो आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन सी धारा हमारे लूप के अकॉर्डिंग आ रही है, कौन उसके खिलाफ है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे देखेंगे E2 हमारे खिलाफ है। हमारे लूप की दिशा
राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर है, जबकि जो सेल नंबर 2 है वहां से धारा लेफ्ट टू राइट निकल रही है। मतलब E2 के सामने हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े, हम देख रहे हैं कि अगर लूप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमको नीचे से ऊपर जाना चाहिए, जबकि I2 धारा ऊपर से नीचे आ रही है, तो I2 जो है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो फिर घूम के हम लेफ्ट टू राइट होंगे और I1 धारा भी लेफ्ट टू राइट है, मतलब डन हमारे अकॉर्डिंग है। E1 भी लेफ्ट टू राइट करंट दे रहा है, मतलब ये भी हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्लस लगाने का कोई नीड नहीं है। तो ये बन गया लूप नंबर 2 के लिए। इसी तरह आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। हम लोग एक छोटा सा सेशन रखेंगे इन फ्यूचर जब ये चैप्टर खत्म होता है, तो जिसमें हम लोग किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात जो याद करनी है आपको, किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। होपफुली ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये नियम यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को अब इसके आगे सीखना है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। कल हम लोगों ने सीखा था सेलों का संयोजन, सेलों को एक दूसरे के साथ कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। और ये टॉपिक जो है ये आप लोगों ने पहले प्रीवियस कक्षाओं में अपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोग जल्दी से करेंगे। तो पहला संयोजन श्रेणी क्रम, कैसे चलिए देखते हैं। एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, एक एक्सटर्नल सेल की सहायता से जोड़ दिया गया। सेल या हम लोग अभी यहाँ पे सीधा V लिख लेते हैं कि एक्सटर्नल पावर, अब वो जो भी होगा वो बात की बात है। अगर इसका वोल्टेज V है तो डेफिनेटली श्रेणी क्रम में लगे हुए सारे प्रतिरोधों का, सारे कंपोनेंट का वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन इसके कारण जो भी धारा बहना शुरू होगी वो सारे लोगों में सेम होगी। इसका नाम रख देते हैं R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। तो अब अगर एक एक प्रतिरोध के लिए बात करें, उनका वोल्टेज V1, V2, V3 है, तो V1 कितना होगा I टाइम्स ऑफ R1, V2 कितना होगा I टाइम्स ऑफ R2, V3 कितना होगा I टाइम्स ऑफ R3। लेकिन ये V1, V2, V3 जन्मे कहाँ से हैं, तो V से जन्मे हैं। नाउ वी कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं I टाइम्स ऑफ R1, V2 के जगह पे I टाइम्स ऑफ R2, V3 के जगह पे I टाइम्स ऑफ R3। I कॉमन बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम लोग मान लें कि पूरे परिपथ में बहने वाली धारा I और R1, R2, R3 का रिजल्ट कैपिटल R है, तो ओम का नियम लगा के V के जगह पे क्या लिख सकते हैं I इंटू R। I से ही कैंसिल आउट, फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो तीनों या जितने भी लाइन में लगे हुए प्रतिरोध हैं उनके अलग अलग योगफल के बराबर होता है। इसका जो आंसर रहेगा वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी बड़ा आंसर रहेगा हमेशा। आई होप आपको समझ में आ गया। जो दूसरा पॉइंट आपको खास याद रखना है वो यहाँ पे ये है कि श्रेणी क्रम में चाहे जितने प्रतिरोध जुड़े हों लेकिन सब में बहने वाली धारा समान होती है और सारे लोगों का वोल्टेज मूल वोल्टेज से बढ़ जाता है, और अगर अलग अलग वोल्टेज को जोड़े तो मूल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। बस इतने से आपका काम हमेशा हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। बिल्कुल हम आराम से कर सकते हैं और ये आप कक्षा 10 में पढ़े भी होंगे। दूसरा पॉइंट आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है जरा देखते हैं। प्रतिरोधों को अपवर्ड टू डाउनवर्ड साइड से लगा दिया जाए। चलिए 3 ही मानता है। इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स V से जोड़ दिया जाए। मान लेते हैं तीनों का मान है R1, R2, R3। अब अगर एक का वोल्टेज पूरे सर्किट का वोल्टेज V है तो तीनों का इंडिविजुअल वोल्टेज भी V होगा, लेकिन अब की बात धारा बटेगी। I धारा कुल यहाँ तक पहुंची तो तीनों में धारा अलग अलग जाएगी, I1, I2 एंड I3। अब अगर हम पहले सेल के लिए बात करें तो V कितना होगा I1 R1, यहाँ से I1 निकालने हैं तो हो जाएगा V बटे में R1। दूसरे सेल के लिए बात करें तो V I2 R2 के बराबर होगा, I2 कितना V अपान R2। तीसरे सेल के लिए V कितना होगा I3 R3, दैट मीन्स I3 इज इक्वल टू V अपान में R3। अब जरा ध्यान से देखिए, अब की बार धारा बटी I1, I2 और I3। I1, I2, I3 I से ही तो जन्मे है ना,
तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की जगह पे V/R1, I2 की जगर पे V/R2, I3 की जगह पे V/R3। अगर पूरे परिपथ का प्रतिरोध हम लोग माने कि कैपिटल R है तो हम सीधा सीधा I की जगह पे लिख सकते हैं V/R। राइट साइड से हम कॉमन कर लें कैपिटल V को, तो कैपिटल V कॉमन होने के बाद 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल आउट, बचा क्या 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो जितने प्रतिरोध होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में ऐड हो जाते हैं और उनका जो आंसर आता है 1/, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आता है। इस स्थिति में जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा आंसर आएगा। तो जब भी हमें किसी परिपथ में प्रतिरोधों को कम करना होता है तो हमेशा उनको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इससे उनका जो रिजल्ट आएगा वो सबसे छोटे वाले से भी कम आएगा। लेकिन अगर प्रतिरोध बढ़ाना होता है तो उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आंसर सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आएगा। समांतर क्रम संयोजन में सबसे खास बात है कि सारे प्रतिरोधों में वोल्टेज सेम होता है, बशर्ते उनमें बहने वाली धारा अलग अलग होती है। एक खास पॉइंट आपको याद रखना है कि घर में जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जुड़े होते हैं वो सारे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको चलने के लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। उनमें बहने वाली धारा वेरी कर सकती है। एक बल्ब को कम धारा चाहिए, पंखे को उससे ज़्यादा, फ्रिज को उससे ज़्यादा, AC को उससे ज़्यादा। तो ये अलग अलग ऑर्डर में धारा ले सकते हैं, लेकिन उनको वोल्टेज सेम चाहिए। अगर उनको श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए तो सब में धारा बहेगी। जितनी धारा फ्रिज में उतनी ही धारा बल्ब में। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खराब होने का खतरा ज़्यादा रहता है और उनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं समांतर क्रम में। तो ये 2 पॉइंट हो गया, प्रतिरोधों का संयोजन और किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम पे एक बड़ा बेहतरीन प्रैक्टिकल है व्हीटस्टोन सेतु। उसकी जरा सा हम लोग समरी देख लेते हैं, या जितना भी हो सकता है देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए। व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है? कहता है कि अगर हम 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 अलग अलग भुजाओं से लगा दें, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में हमने 4 प्रतिरोध लगा दिया, P, Q, R, S। उसके एक विकर्णी भुजा में गैल्वेनीमीटर लगाएं, धारा मापी। दूसरे विकर्णी भुजा में एक सेल लगा दें और एक कुंजी लगा सकते हैं की। ये बन गया। ये व्हीटस्टोन सेतु का एक रफ आइडिया है कैसे होता है। अगर हम 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 संलग्न भुजाओं में लगाएं और सेल को एक्टिवेट करने के बाद उसके विकर्णी भुजा में बहने वाली धारा 0 हो तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे इस कुंजी को ऑन कर दें और इस गैल्वेनीमीटर में कोई धारा ना बहे, दैट मीन्स 0 विक्षेप हो, तो ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। संतुलन की अवस्था में होता क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं, वो बात की बात है। ध्यान से फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज की 4 संलग्न भुजाओं में 4 प्रतिरोधों को जोड़ें और सेल को ऑन करने के बाद उसकी विकर्णी भुजा में गैल्वेनीमीटर में कोई विक्षेप ना हो, उसको 0 विक्षेप कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। संतुलन की अवस्था में होने पे क्या होगा, जरा ध्यान से समझते हैं। लेट अस सपोज सेल की ताकत E है, कुल धारा यहाँ पे पहुंची I, तो ऊपर वाले रास्ते में कितनी धारा I1, नीचे वाले रास्ते में कितनी धारा I2, पहुंची। मैंने क्या कहा कि इस रास्ते में कोई धारा है ही नहीं एक्चुअल में। कब? जब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है। तो I1 बहते हुए आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे, I2 बहते हुए आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे, दोनों फिर आगे मिल गए और ये बन के आई होप क्लियर है एकदम अच्छे से। अब अगर हम पहले लूप की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट लूप ये हो गया, तो लूप नंबर 1 की बात करते हैं। तो कितने प्रतिरोध रास्ते में मिले? एक है P, दूसरा है R। P और R। P में बहने वाली धारा कितनी? I1। R में बहने वाली धारा कितनी? I2। डायरेक्शन सेंस देखें तो जो I1 की दिशा है वो P में बहने वाली धारा के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन जो I2 की दिशा है वो लूप की धारा के जस्ट अपोजिट है। तो I2 को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेंगे और टोटल कोई सेल है नहीं रास्ते में, तो आंसर आ जाएगा इधर राइट साइड में 0।
अगर हम साइड चेंज करें तो I1 इंटू पी इज इक्वल टू I2 इंटू आर। यहाँ से अगर हम लोग P अपान में R निकाल लें तो कितना आ जाएगा, I2 अपान में I1। आई होप आपको पहले लूप का सारा कहानी समझ में आ गया। तो P अपान में R का वैल्यू कितना आ गया, I2 अपान में I1। ऐसे अगर हम लोग लूप नंबर 2 के लिए भी निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब की बार Q और S के बीच रिलेशन आ जाएगा, पहली बार में P और R के बीच में है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। लूप नंबर 2 की बात करते हैं। अब हम रिजल्ट जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं किनारे, P अपान R इज इक्वल टू I2 अपान में I1। क्या हो जाएगा देखते हैं ज़रा फटाफट। Q है एंड S है, आगे क्या बचता है उसको भी देख लेते हैं। Q में बहने वाली धारा कितनी, सिमिलरली I1। S में बहने वाली धारा कितनी, I2। कोई सेल है जी नहीं। लूप नंबर 2 मतलब ये मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे मैं किरचॉफ का नियम अप्लाई कर रहा हूँ। अभी आज ये वीडियो में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, आप उसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपको ये फैक्ट अच्छे से समझ में आने लगेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। अब डायरेक्शन सेंस की बात करते हैं तो लूप की दिशा के अकॉर्डिंग I1 है, लेकिन I2 के लूप ऊपर से नीचे आ रहा है जबकि I2 नीचे से ऊपर जा रहा है। तो I2 के साथ हम लोग निगेटिव साइन लेंगे, साइड चेंज कर देते हैं। I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू यस। फिर से यहाँ पे हम लोग Q अपान यस निकालें, कितना आ जाएगा, I2 अपान में I1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट नोट कर रखा है। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मर्ज कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, जरा ध्यान से समझ लेते हैं। 1 और 2 से हमको क्या बात पता चल रही है, एक में कहा गया है कि P अपान R इज इक्वल टू I2 अपान I1, 2 में कहा गया है Q अपान यस इज इक्वल टू I2 अपान में I1। अब अगर दोनों को मिला दें तो क्या आ जाएगा, हम सिंपल सा लिख सकते हैं P अपान Q इज इक्वल टू R अपान यस। यही है किरचॉफ के नियम का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सॉरी व्हीटस्टोन सेतु का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब नियम क्या कहता है, एक बार हम कंक्लूड करके इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नियम कहता है कि अगर किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगा दें और सेल को ऑन करने के बाद उसकी विकर्णी भुजा में कोई धारा ना बहे तो व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। और अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो उसकी दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात हमेशा नियत होता है। दैट मीन्स P बटे में Q इज इक्वल टू R बटे में यस। आप इधर से भी देख सकते हैं P बटे में R इज इक्वल टू Q बटे में यस। अगर ऐसा होता है तो ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होगा। उल्टा सोचते हैं जरा, अगर P बटे में Q बराबर R बटे में यस है या P बटे R इज इक्वल टू Q अपान यस है तो ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होता है। और अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है तो इसकी विकर्णी भुजा में कोई धारा नहीं बहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो खास प्रैक्टिकल, एक होता है मीटर सेतु, दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये दोनों पॉइंट हम लोग इससे सीखेंगे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपके सिलेबस में नहीं है, मीटर सेतु हमको पढ़ना है, प्रैक्टिकल में भी है। तो ये दोनों पॉइंट व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर ही काम करते हैं। इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो एक अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, एक बार देखें, ना समझ में दोबारा देखें, तिबारा देखें, अपने नोटबुक में एज इट इज लिखें जैसा मैंने बताया है। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। कल हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।